टू द वीडियो और आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने राजपूत लेजेंड्स का फर्स्ट पार्ट देखा था और आज इस पॉडकास्ट का हम लोग सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दोनों पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप फिर से लौट आ रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में। इस वजह से मैं इन दो कैरेक्टर्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। एटलीस्ट इनकी टाइमलाइन हम हाईलाइट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप पिक करो, आपको किस से शुरुआत करनी है? पहले पृथ्वीराज चौहान पे करते। ओके। उधर से टर्क अटैक कर रहे थे, ट्रकों को अटैक करते हुए लंबा समय बीत गया था और वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। कितना समय? और गुजरात भी नहीं आ पा रहे थे। आप देख लो, उनको अटैक करते हुए 500 बरस हो गए थे। 500 साल से अटैक कर रहे थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था। वो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक है जो अरब द्वारा किया गया था। अरब थे वो, अरब। उसके बाद अगले 480 साल तक वो लोग दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जूझते रहे, लेकिन वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि बीच में राजस्थान पड़ जाता था। 480 ईयर्स। आप यदि उस समय की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें यूँ लगेगा कि कितने कितने हमारे राजस्थान के राजा हुए जो अलग अलग लोगों से लड़ते रहे। पृथ्वीराज चौहान से पहले वाली जो ब्रांचेज हैं उसमें खूब सारे। या आपको लगेगा कि गोविंद थर्ड नाम का राजा है जिसने गुजरात वालों के साथ मिलके महमूद गजनवी का रास्ता रोक लिया था। उसमें आपको मिलेगा कि विगराज सेकंड नाम का राजा है कोई जो किसी इब्राहिम से लड़ा है, कोई दुर्लभ राज है जो किसी साहबुद्दीन से लड़ा है, कोई पृथ्वीराज है जो बगुली शाह से लड़ा है, बाद में अजय राज है जो गर्जन मातंगों से लड़ा है, बाद में अर्णोराज है। अर्णोराज ने हमारे अजमेर के ठीक पास में तुर्कों को इतना बुरा युद्ध हराया था कि पूरी धरती लाल कर दी थी। इसलिए उस धरती को बाद में उस मिट्टी को ऊपर से उखाड़ कर वहाँ पे एक लेक बनाई गई, आना सागर। अब अजमेर जाओगे तो आज ही पास में आना सागर लेक है, तो लेक आना सागर अर्णोराज के नाम पर है। तो वहाँ पर युद्ध हुआ था, तो किसी बैटलफील्ड के अंदर लेक बनी बाद में, तो वो आना सागर है। उसके बाद विगराज चतुर्थ, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, विगराज चतुर्थ है जिसने खुसरो शाह को हराया था और अटक नदी के पार भगाया था। तो बड़ा यूँ लंबा चौड़ा है। पृथ्वीराज सेकंड है, बाद में वो लड़ता है अरबों के साथ में, तो तुर्कों के साथ में, सॉरी। पृथ्वीराज के टाइम में एक तुर्क वापस आया, वो है मोहम्मद गोरी। वापस आया मतलब बीच में थोड़ा सा कोई बड़ा अटैक नहीं हो रहा है। एक बड़ा अटैक गोरी के टाइम में वापस होने शुरू होते हैं। पहले वाले जो अटैक है वो इतने बड़े नहीं हो रहे थे, गोरी के टाइम में बड़े अटैक अपने को देखने को मिलते हैं। जब मुस्लिम अटैक होने शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो भूमि भारत से छिटकती है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तक भारत ही था, ये भारत ही हुआ करता था। आर्यन्स हुआ करते थे, हिंदू राजा हुआ करते थे, पर वो क्षेत्र बहुत जल्दी निकला। पहले ईरान वाला निकला था पहले, वरना ईरान में भी पहले अग्नि पूजा ही थी, ईरान में भी आर्यन्स ही थे। अफगानिस्तान वाला निकला, अफगानिस्तान वाला निकला तो वहाँ पे तुर्क आ गए थे बाद में। मुस्लिमों की एक ट्राइब थी टर्क, जो मेरे ख्याल से टर्कमेनिस्तान से, आज के मॉडर्न टर्कमेनिस्तान, कॉकसस। आगे बढ़े। तो टर्क जब अफगानिस्तान में आ गए तो अब उनको भारत पर कब्जा करना है जी। तो अब वो राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात की तरफ आना चाहते हैं। इन बिटवीन उन्होंने खूब सारे अटैक किए हैं, जो अटैक मैंने अभी आपको बताया कि भाई। फिर एक बड़ा कैरेक्टर जो तुर्कों की तरफ दिखाई देता है वो मोहम्मद गोरी है। अफगानिस्तान में गोर एक क्षेत्र का नाम है, गोर का होने की वजह से वो गोरी कहलाता है। मोहम्मद इसका नाम है। वो गुजरात पर कब्जा करना चाहता है। उसने एक तरीका निकाला कि गुजरात जाने के लिए अपने राजस्थान को बाईपास करते हैं, क्योंकि अजमेर वाले चौहान इनको गुजरात जाने नहीं दे रहे थे, तो बाईपास करते हैं। तो उसको लगा कि अफगानिस्तान से सिंध आते हैं पाकिस्तान में, और सिंध से सीधा सीधा हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं। उन दिनों गुजरात में जो राजा राज कर रहा है उसकी उम्र बहुत छोटी है। मूलराज सेकंड राजा है चालुक्य डायनेस्टी का, बहुत कम उम्र का है। उसकी माँ राज संभाल रही थी, उसकी माँ का नाम था नायिका देवी। तो गोरी को यह भी लगता है कि एक महिला राजा है गुजरात की, तो इजीली कब्जा करने में सक्सेस हो जाएंगे। तो गोरी सिंध की तरफ से बढ़ता है। नायिका देवी बड़ी बहादुर महिला है, पता नहीं क्यों भारतीय इतिहास उस महिला को वो दर्जा नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। उसके कई क्रेडिट ड्यू पड़े हैं अपने ऊपर। नायिका देवी खुद युद्ध को लीड करती है, वो आगे आती है। नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज़्यादा है, इसलिए प्लेन एरिया में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, हिली एरिया में लड़ा जाए
ताकि कम सेना के साथ भी गुरिल्ला वॉर किया जा सकता है। आबू के पास में गांव पड़ता है काइंद्रा। 1178 बैटल ऑफ काइंद्रा। नायिका देवी गुजरात से रवाना होकर काइंद्रा आती है ताकि गोरी को वहीं रोक सके, गुजरात में आने ना दे। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि यूनिटी बड़ी चीज़ है, तो क्यों ना राजस्थान के आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया जाए। गुजरात के टच करते हुए राजस्थान के 3 बड़े राजा उन दिनों थे। नाडोल का राजा कैलहण चौहान, जालोर का राजा है कीर्तिपाल सोनगरा और आबू का राजा धारावर्ष परमार। वो उन तीनों को इनवाइट करती है कि आप मेरा साथ देने के लिए, और वो तीनों जाते हैं। उस युद्ध में गौरी को इतना बुरी तरीके से हराया जाता है 1178 में कि गौरी दोबारा उस रास्ते से कभी आया ही नहीं। हल्के से पॉज करता है, इस युद्ध की विजुअलाइजेशन आप दे दीजिए। विजुअलाइज ये करना है इस युद्ध में कि एक तो आज भी गौरी को भारत में इसलिए याद किया जाता है कि उसने 1192 में तराइन के सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हम इस बात पर क्यों बात नहीं करते कि वही गौरी उस बैटल ऑफ तराइन से 13 साल पहले बैटल ऑफ काइंद्रा में बुरी तरीके से हार के गया था। दूसरा, हम एक महिला का योगदान नहीं बता पा रहे हैं, जबकि बताया जाना चाहिए कि नायिका देवी कितनी बड़ी लीडर भी है। तीसरा, अक्सर जो भारतीय राजाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आपस में मिलकर नहीं लड़ते थे। तो जब गुजरात के चालुक्य, राजस्थान के चौहान, राजस्थान के परमार मिलकर लड़ रहे हैं, इसका मतलब यूनिटी बनती थी उन लोगों के अंदर और उन्होंने मिलकर युद्ध हराया। इसका मतलब वो जानते थे कि संकट जब आए तो आपस में मिलजुल के युद्ध कर लेना चाहिए। तो बैटल ऑफ काइंद्रा, मेरा यह है कि काइंद्रा के युद्ध के बारे में भारत पूरा जाने कि काइंद्रा के अंदर क्या हुआ था। काइंद्रा आबू के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर गौरी की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया गया था सिरोही जिले के अंदर, राजस्थान और गुजरात के राजाओं ने मिलके जी। गौरी अगले कई वर्षों तक भारत पर अटैक ही नहीं कर पाया। उसके बाद गौरी सिंध वाले रूट से आया नहीं। अब गौरी ने अपना रूट चेंज किया और पंजाब वाले रूट से आया। पंजाब में अपनी जगह पड़ती है बठिंडा। बठिंडा को उस समय बोला करते थे तबर हिंद। वो तबर हिंद पे कब्जा करता है और तबर हिंद में अपना एक बंदा छोड़ता है, काजी जियाउद्दीन। गौरी जब उधर से आगे बढ़ता है तब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से पंजाब की तरफ जाता है, गौरी पंजाब से दिल्ली की तरफ आता है। रास्ते में हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। वहाँ तराइन में वो 1191 में आमने सामने होते हैं। गौरी को बुरी तरीके से उस युद्ध में हराया जाता है। इवन गौरी को पकड़ लिया जाता है। गौरी को पकड़ कर लाते हैं। गौरी माफ़ी मांगता है पृथ्वीराज चौहान से और उसे छोड़ दिया जाता है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। आज के दृष्टिकोण से देखें, आज के अप्रोच से देखें तो यह है कि क्यों छोड़ दिया था। उसी दिन यदि गौरी को पकड़ के मार देते या गौरी को जेल में डाल देते तो दूसरे अटैक की संभावना ही नहीं बनती। दूसरे अटैक की संभावना नहीं बनती तो तुर्क कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। पर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंडियन कल्चर ये कहती थी कि यदि दुश्मन माफ़ी मांग ले तो उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हर टाइम के सोशल वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की सोशल वैल्यूज़ थी कि दुश्मन की माफ़ी मांगने पर उसको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा। आज हम उसकी बात इसलिए करते हैं कि अगले साल वापस युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के गौरी पकड़ के मार देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। वो जो दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध, तो हम कहते हैं देखो पृथ्वीराज चौहान हार गया, पहले युद्ध में जीता हुआ था तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरे युद्ध में युद्ध जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज की सेना सुबह सुबह सो रही थी, गौरी की सेना अचानक अटैक करती है धोखे से और उन सबको मार देती है वहाँ पर। यदि वो भी आमने सामने का युद्ध हुआ होता तो पृथ्वीराज उस युद्ध के अंदर भी नहीं हारता। एक तो हमें इससे सीख तो ये मिलती है कि हमें दुश्मन की सारी गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। दुश्मन कब कौन सी चाल चल रहा है, जैसे हम है वैसा दुश्मन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि हमने ये सोचा कि हम धोखे से किसी पर अटैक नहीं करते तो वो भी नहीं करेंगे, पर उन्होंने रात को सोते हुए धोखे से अटैक किया था और इनको हराया था उस युद्ध के अंदर। दूसरा ये है कि जब हम 1192 के उस तराइन के दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो उससे पहले हम तराइन का पहला युद्ध भी देखा जाना चाहिए और काइंद्रा का युद्ध भी देखा जाना चाहिए, जिसके अंदर गौरी को हरा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान मात्र 26 साल का था जब मृत्यु हुई है, 26 ईयर ओल्ड। आज के 800 बरस पहले पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई 1192 में। 26 साल का एक लड़का उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बना हुआ था। 800 साल बाद भी वे लोग भी उसको जानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो कुछ तो अलग काम किए होंगे कि आज दिन तक पृथ्वीराज चौहान को याद किया जाता है। आप पृथ्वीराज चौहान को यदि युद्धों से हटा के देखेंगे ना, तो पृथ्वीराज चौहान ने 800 बरस पहले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बना दी थी। पद्मनाभ नाम करके
एक बंदा उसका मंत्री बनता है। और पृथ्वीराज चौहान उस समय शास्त्रार्थ समझते, शास्त्रार्थ डिबेट, विद्वानों की डिबेट करवाया करता था। मतलब कितना हम एजुकेशनल लेवल पे कितना आगे थे कि अलग अलग स्कॉलर्स बुलाए जाते, उनकी डिबेट करवाई जाती, उनसे वो जो अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि आपने वेदांत पे भी चर्चा होनी चाहिए, तंत्र पे भी चर्चा होनी चाहिए, वे तमाम प्रकार की चर्चाएं भारत के अंदर हुआ करती थी। युद्धकालीन माहौल के अंदर भी एक राजा यदि इस प्रकार का करके गया तो इस मामले में पृथ्वीराज बड़ा अलग राजा हुआ। पृथ्वीराज पर एक बहुत अच्छी बुक है जयानक की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय, एक कश्मीरी ब्राह्मण हुआ था जयानक, उसमें पृथ्वीराज विजय लिखी है। वो यदि पढ़ी जाए तो पृथ्वीराज के बारे में खूब सारी चीज़ें खुलती है। भारत के इतिहास की विडंबना यह है कि पृथ्वीराज को एक दूसरी किताब से याद किया गया। चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसके आधार पर याद किया है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो बहुत बाद की किताब है और पृथ्वीराज रासो की ज़्यादातर बातें सही नहीं है। उस पृथ्वीराज रासो के आधार पर एक आदमी को भारत में विलेन घोषित कर दिया गया, जयचंद। आज भी भारत में गद्दार का पर्याय जयचंद को बताया जाता है, जबकि जयचंद बहुत बड़े राजा हुए, बड़े धर्मपरायण राजा हुए और जयचंद किसी प्रकार से गद्दार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी को भारत में बुलाने वाले जयचंद थे। तो यदि गौरी को भारत में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने बुलाया था तो तराइन के पहले युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? काइंद्रा युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? और गौरी से पहले जब खुसरो शाह, जब शहाबुद्दीन, जब आपका गर्जन मातंग आए थे, जब आपका इब्राहिम आया था, जब आपका गजनवी खुद आया था, तो उनको बुलाने वाले कौन थे? दूसरा उन जयचंद ने। ये तो आपने भी सुना होगा, भारत में किसी गद्दार कहना आता तो कहते हैं अरे ये तो जयचंद है। नेताओं के मुँह से इस प्रकार की बातें सुन लेते हैं। केवल अशिक्षा है कि ढंग से एजुकेशन नहीं है, इस चक्कर में जयचंद को गद्दार बता दिया गया। क्योंकि गौरी को यदि जयचंद बुलाता तो गौरी की अगली लड़ाई भारत में जयचंद के साथ है, चंदावर का युद्ध है, और जयचंद कन्नौज का बड़ा राजा है। अच्छा, उस पृथ्वीराज रासो की उन कहानियों के आधार पर हमने एक प्रेम कहानी और गढ़ दी, इसको बॉलीवुड वालों ने और आगे बढ़ा दिया कि जयचंद की एक बेटी थी सेयोंगिता, सेयोंगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता है, दोनों प्रेम करते हैं, पृथ्वीराज उसका किडनैप कर लेता है और इस वजह से जयचंद से उसकी बनती नहीं थी। इस प्रकार की न तो कोई लड़की थी न इस प्रकार की कोई बातें भी थी। ये पृथ्वीराज रासो की बातें बहुत बाद में लिखी गई और उनके अंदर कतई कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से विकिपीडिया पर भी पृथ्वीराज चौहान को लेकर ये पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जाता है कि, पर मेरे ख्याल से ये इकलौता सोर्स नहीं हो सकता। पृथ्वीराज रासो 17वीं सेंचुरी के आसपास हमारे सामने आती है, जबकि वो बात है 12वीं सेंचुरी की, 500 साल बाद में आप पढ़ रहे हो उसको। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज के दरबार में रहने वाले चंद बरदाई ने वो लिखी थी, पर उसका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। तो ये जो असली हिस्ट्री है ये कहाँ से पता चलती है? मैं कह रहा हूँ आपको, जयानक की पृथ्वीराज विजय जो है वो उस टाइम की बुक है और वो खूब सारी बातें करती है। नैनचंद्र सूरी ने उसी टाइम के आसपास हमीर महाकाव्य लिखी है, वो इस प्रकार की बातें करती है। उस समय की मुस्लिम रेफरेंस उठा लिए जाएँ, मुस्लिम रिकॉर्ड्स उठा लिए जाएँ, वो उस प्रकार की बातें। मिन्हाजुल सिराज की तबकात नसीरी मिलती है उसी टाइम के अंदर, आपके हसन निजामी की ताजुल मासिर मिलती है उसी टाइम के अंदर। उनमें इस प्रकार की कोई घटनाओं का जिक्र नहीं, कोई मुस्लिम इतिहासकार इनका जिक्र नहीं करता। पर भारत है, भारत जयचंद को उसी रूप में लेता है। तो मेरा यह है कि जब पृथ्वीराज को पढ़ा जाए, पृथ्वीराज को ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। एक तो ये पता चले कि क्या योद्धा था, 20-25 साल की उम्र का एक लड़का। झट से आप उनकी जिंदगी की कहानी शेयर कर सकते हो। पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। राजा बनने के साथ में उस व्यक्ति के साथ में 3 चैलेंज है, घर के अंदर, घर के बाहर, विदेशियों से। घर के अंदर उसके 2 कजन्स है उसके खिलाफ है, नागार्जुन और अपर गंगे, गुड़गांव पे कब्जा करके बैठे हैं, जिसको आजकल हम गुरुग्राम बोलने लग गए। वो अपनी सेना को लीड करता है, अपने उन दोनों कजन्स को हराता है और गुरुग्राम पर कब्जा करता है। 11 साल की उम्र, 12 साल, एक साल भर उसकी मम्मी संभालती है, उसके बाद वो खुद आ गया था, पोजीशन के अंदर आ गया था। उसके टाइम में कोई ट्राइब थी भंडानक नाम करके, जो मथुरा, अलवर और भरतपुर के आसपास में लूटपाट करने लग गई थी कि भाई राजा छोटा है तो क्या कर लेंगे। वो जाता है, उन भंडानकों को ढंग से हरा के आता है। उस समय के एक जैन राइटर जिनपति सूर्य अपनी बुक में इनका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। उसके 3 पड़ोसी हैं, उसके एक पड़ोसी चालुक्य है, उसके एक पड़ोसी चंदेल है, उसके एक पड़ोसी गहडवाल है। उन तीनों से युद्ध जीतता है। वो चालुक्यों को युद्ध में हराता है, नागौर के युद्ध में भीम सेकंड को हराता है। वो परमार्दी देव चंदेल को महोबा की लड़ाई के अंदर हराता है। इसमें परमार्दी चंदेल के 2 बहादुर सेनापति लड़ते हैं, आला और उदल, जिनको आला खंड के रूप में खूब याद किया जाता है। वो आला उदल पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे और वो गहड वालों से भी युद्ध करता है, गहड वालों को हराता है। वो मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध के अंदर हराता है। आप देख लीजिए, 26 साल के एक लड़के ने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा तराइन के दूसरे बैटल के अलावा। जो युद्ध उन्होंने मोहम्मद अफ गोरी के अगेंस्ट जीता था, तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। हाँ,
और उस युद्ध के बारे में हल्के से कुछ बताइए कि वो युद्ध जीता क्यों था, कैसे था? भाई बठिंडा पंजाब का इलाका था। पृथ्वीराज चौहान का मानना था बठिंडा मेरा है। बठिंडा को तब तबर हिंद बोलते थे। गौरी उधर से एक्सपांसन करता अपना, गौरी बठिंडा पर कब्जा कर लेता है। इसलिए और गौरी का ये था कि बठिंडा को मैं सेंटर बना के आगे दिल्ली की तरफ अटैक करूंगा। ऑब्वियस सी बात थी कि पृथ्वीराज उसको रोकने के लिए आगे जाएगा, इसलिए उन दोनों के बीच में तराइन का युद्ध होता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि टर्कों के और चौहानों के बीच में लंबे टाइम से एक राइवलरी थी, वो इस क्षेत्र को लेकर लड़ी रहे थे, तो वहाँ पर जाना ही था। जीतने का कारण उसका यह है कि उसकी पूरी सेना इस युद्ध में बहुत ढंग से लड़ी है, और वो जो बहादुरी का चरम जो है वो उस युद्ध में देखने को मिलता है। जब वो गौरी को पकड़ ही लाए थे, युद्ध नहीं जीते हैं, गौरी को पकड़ के लाए हैं। वो दिल्ली का एक बंदा था गोविंदराज तोमर, और वो गौरी को पकड़ के ले आते हैं। गौरी को सामने ला के सरेंडर करवाया। मतलब हमारे राजस्थान में ये कहते थे कि यदि कोई घास का तिनका घास समझते हो, घास, यदि कोई घास मुंह में ले ले तो उसको मारना नहीं है। यदि आपने घास मुंह में ले ली, इसका मतलब आप मानते हो कि मैं गाय हूं, काऊ, और गाय को मारते नहीं है। तो कह गौरी ने यूँ घास के तिनके लेके मुंह में कसमें खाई थी कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए, मैं दोबारा कुछ ही नहीं करूंगा। हालांकि उसने अपने कसमों की पूर्ति नहीं की, उसने दोबारा अटैक किया है, धोखे से इनको मारा है, वो सब बात की बातें हैं। पर उस तराइन के पहले युद्ध के अंदर तो वो राजपूतों का पीक है कि वहाँ पर कि वो इतने बड़े इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं और इतने बड़े आक्रमणकारी को उन्होंने ढंग से हरा के भगाया, काइंद्रा और तराइन दोनों। और वही 3 हथियार जिनके बारे में आपने बताया था, हाँ, तलवार, भाले और तीर कमान। पर राजस्थान के राजाओं में देखा गया, उन्होंने कभी भी ऐसे तीरों का प्रयोग नहीं किया जिनमें जहर वगैरह लगा होता था, है ना। विषैले तीरों का ऐसा कोई प्रयोग कभी नहीं किया था उन्होंने। वो था कि भाई जैसे लड़ाई हो सकती है वैसे लड़ाई की जाए। तोप यूज होते थे? तोपें भारत में बहुत बाद में आई है। बाबर जो था साउथ इंडिया में पुर्तगाली, और नॉर्थ के अंदर बाबर जो थे वो बारूद लाए थे। उससे पहले बारूद वाला इस्तेमाल नहीं है अपने। ये हथियार और बैटल के बारे में इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इतिहास के बारे में ये जाना है कि युद्ध में वो जीतता है जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड है। एग्जैक्टली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस थी? उस टाइम तक ये तोपें वाली दोनों तरफ ही नहीं थी। तीखी तलवारें? हाँ, तीखी तलवारें थी। हालांकि इवन हम जब पृथ्वीराज की हार के कारणों का इवोल्यूशन करते हैं तब हम कहते हैं कि इन लोगों के पास में भारी हथियार थे, थोड़े हैवी वेपन्स थे। टर्क्स नहीं, राजपूतों के पास में। जबकि टर्क के पास में जो थे वो लाइटर वेपन्स थे, इसलिए उनकी जीत का एक फैक्टर वो रहा। पर मुझे फिर लगता है कि उन्हीं हैवी वेपन्स से यदि उनके पास थे भी तो सारे युद्ध जीते ही थे उन्होंने। आप रात को सोते हुए तो भले हैवी और भले लाइट हो मारोगे, किसी प्रकार से लड़ा जाए। तो ये भी उस पर भी वापस देखे जाने की आवश्यकता है कि उनके कितने हैवी थे, कि हैवी थे तो वो काम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, कितने थे। कई बार कुछ चीज़ें चल जाती है और उसी रूप में चलती रहती है बाद में। एक बहुत मतलब सिली सवाल पूछना है। ये जो फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर, जहाँ अक्षय कुमार थे उसमें, राजस्थान में इस फिल्म की चर्चा हुई? नेगेटिव लेके हुई थी राजस्थान में, तो कि भाई जैसा है वैसा दिखा। वो मेरा तो एक सिंपल सा ये मानना है कि पृथ्वीराज ने अपना जीवन ही 26 साल जिया है। अक्षय कुमार 52 से तो ऊपर है। तो आप किसी यंग को तो दिखाओ, आप नकली मूछें लगा के कुछ ही बना लेते हो तो वो कैरेक्टर ही सूट नहीं कर पाता कभी। फिर योद्धा का जो जीवन है वो अलग प्रकार का होता है। आपको बॉलीवुड मसाला ही बनाना होता है, फिर वो सारे आइटम डांस ही जब दिखाने होते हैं तो वो हिस्ट्री बचती नहीं है उस मूवी में। बाद में आपको जो दिखाना था वो आप दिखाते हो। फिर वो मनोरंजन की दृष्टि से अच्छी मूवी है, पर राजस्थान और हिस्ट्री जैसा उसमें दिखाने लायक कुछ ही नहीं था। फिर वो अपनी तरफ से चीज़ें भी जोड़ लेते हैं। पृथ्वीराज राजस्व वाली बातें ले उड़े, वही जोड़ दी उन्होंने। हिस्ट्री पर रिसर्च करके ढंग से मूवी बनाई जाए तो अलग चीज़ है। मैं मीडिया से ही हूँ, पता है मुझे लगता है कि सिर्फ एनिमे, पता है आपको क्या है? एनिमे एक जापानीज स्टाइल है। कुछ लोग इसे कार्टून मानते हैं, कार्टून नहीं है ये, मतलब आर्ट है, अडल्ट्स के लिए भी है। बहुत गहरी गहरी चीज़ें बता सकते हो एनिमे के थ्रू। एनिमेशन? हाँ, एनिमेशन, ठीक है, जो जापान से निकल के आता है एनिमे, ठीक है। उसी स्टाइल में हमें राजपूत हिस्ट्री दर्शानी चाहिए, वो सही स्टाइल रहेगी। क्यों राजपूत हिस्ट्री? मैं तो कहता हूँ मराठों की, सिखों की, बाकी जो पुराने वॉरियर्स जितने रहे थे, है ना, उन सब की। भाई भारत राजा पोरस के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहता? राजा पोरस की हिस्ट्री क्यों ना बताई जाए? हम क्यों ना इस बात को बता पाए कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था उसमें गुप्त उनसे कैसे लड़े थे? हम क्यों ना बता पाए कि मिहिर कुल का जब अटैक हुआ था तो मालवा का यशोधर्मन कैसे लड़ा था उनके पास? आप रणवीर भाई इस बात को कभी देखिए, आप
होली दिवाली मनाते हैं हम, होली दिवाली कैसे मनाते हैं, कैसे पता चलता है आपको दिवाली कब आई? एक कैलेंडर है, उसको फॉलो करते हैं। दीपावली यदि आप इधर भी उसी हमारे तरीके से मानते हैं तो दीपावली जिस महीने में आती है उस महीने को हम कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। होली जब आती है तो हम कहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा। रक्षाबंधन आती है हम कहते हैं श्रावण पूर्णिमा। तो जनवरी फरवरी तो यूज़ नहीं ले रहे हम, कुछ महीनों के नाम दूसरे यूज़ ले रहे हैं। इसका मतलब कैलेंडर दूसरा है। वो कैलेंडर हमारा विक्रमी कैलेंडर है, राजा विक्रमादित्य परमार के नाम पर वो विक्रमी कैलेंडर है। अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे, अंग्रेजों वाले कैलेंडर में जो कुछ चल रहा है उसमें 57 जोड़ोगे तो विक्रमी कैलेंडर आएगा। मतलब अंग्रेजों का जब कैलेंडर शुरू हुआ उससे 57 ईयर्स पहले विक्रमादित्य परमार का कैलेंडर आ गया था। कहते हैं विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद वो कैलेंडर चलाया। उस इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य परमार नहीं पढ़ाया जाता, जिसके नाम पर एक कैलेंडर है जिसको भारत की जनता आज दिन तक फॉलो करती है। आपके आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद, आपके ग्लोबलाइजेशन हो जाने के बाद, आप पे अंग्रेजों का राज रहने के बाद, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद शादी ब्याह आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से कर रहे हैं। अपने घर का मुहूर्त आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से ले रहे हैं आप। आज भी आप मड़ मास के अंदर चीज़ें नहीं खरीदते हैं, आज भी आप श्राद्ध मनाते हैं, वो सारे उस कैलेंडर के अनुसार हैं। जिसने वो चलाया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अच्छा, उसी के भाई हुए थे भर्तृहरि। भर्तृहरि इतने मोटे आदमी हुए हैं, इतने मोटे राजा हुए हैं जिन नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, मतलब नीति की, श्रृंगार की, वैराग्य की सब बातें की है। और इतने बड़े संत हुए बाद में गोपीचंद भर्तृहरि, जिनको भारत में चिरंजीव माना गया। भारत की हिस्ट्री चर्चा तक नहीं करती कि भर्तृहरि कब हुए थे। हम टाइमलाइन ही सेट नहीं करना चाहते। बाद में चिरंजीवी माना गया। चिरंजीव मतलब मरे नहीं, आज दिन तक जिंदा है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, गोपीचंद भर्तृहरि, आलाउदल, हमारे जयपुर के बड़े प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी महाराज के पहले शिष्य सुंदरदास जी महाराज, उन सब के लिए कहा जाता है वो चिरंजीव है। आज दिन तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी भी घूम रहे हैं वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में फिर से बात करते हैं। अब बताइए, वो जो रात वाली बैटल हुई थी वहाँ, आपने कहा कि सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, हाथी डर गए थे क्योंकि रात में आक्रमण हुआ। फिर क्या हो? सुबह अचानक मतलब अभी तक कुछ लोग उठे भी नहीं हैं, कुछ तो अभी सो ही रहे हैं, और अचानक उनका अटैक हुआ है। तो भाई सोता हुआ लोग तो हथियार उठाएगा करेगा, तब तक तो अगले वाला आपको मार ही देगा। फिर उसमें क्या, जैसे उधर से तीरों की बारिश होने लगी ना, तो हाथियों के भी तो समझ नहीं आया ना, वो भी तो रेस्ट के मोड में थे। तो वो फिर भागे हैं, इधर उधर भागे हैं, तो खूब सारी सेना उनके पैरों के नीचे आई है। तो भाई हाथी एज ए जानवर युद्धों में काम आता था, पर कई बार वो नेगेटिव पड़ जाता था दो रूप में। एक बार तो कई बार अपनी सेना को रौंद दिया करता था, और कई बार इसलिए कि हाथी पर बैठ के जब राजा लड़ता तो दूर से दिखता था कि राजा है। तो दुश्मनों ने बाद में वो लगाना शुरू कर दिया था, भाई सबसे पहले अटैक इस पर कर दिया जाए तो हम राजा को यदि गिरा लेंगे तो बाकी वाली सेना को हटने पर मजबूर कर सकते हैं। छोटी सी एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो UFC है ना, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, केज फाइटिंग, बहुत बड़ा स्पोर्ट है और बहुत तेज़ी से ये स्पोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि इस स्पोर्ट में अगर आपको दूर जाना है, पहले ये जानना चाहिए कि ये दिमाग का खेल है। हाँ, पूरी तरीके से। मतलब केज फाइटिंग में सबसे बड़ा मसल आपका दिमाग, फिर बाकी बल, टेक्निक, ये वो। युद्ध में भी यही है, युद्ध में भी यही सच है कि युद्ध भी दिमाग का खेल होता है। पूरी तरीके से दिमाग का खेल है। खूब सारे ऐसे मिलेंगे कि आपने बहुत कम संख्या के अंदर और दुश्मन पर आपने अटैक किया है। जैसे महाराणा प्रताप का एक बैटल है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, सब जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के 6 साल बाद बैटल ऑफ दिवेर है। अकबर ने उन दिनों बड़ा कड़ा घेरा कर रखा था एकदम। सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जनता को, अपनी पूरी आर्मी को हिली एरिया में ट्रांसफ़र कर रखा है। प्लेन एरिया में कोई नहीं रहेगा ताकि मुगलों की सप्लाई कट की जा सके। सुल्तान खान ने अपने 4 थाने लगाए, मतलब 4 चौकियां बनाई, 4 जगह सेना रखी। एक जगह पड़ती है पाली के पास में देसूरी, एक उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है देबारी, एक पाली के डूंगरपुर के पास में जगह पड़ती है देवल, और एक राजसमंद जिले में जगह पड़ती है दिवेर। 4D, देसूरी, देबारी, दिवेर और देवल, इन 4 जगह पे उसने अपने थाने लगा रखे। और महाराणा प्रताप की सप्लाई कट कर रखी इस बार उसने कि इनको पहाड़ों के अंदर सप्लाई मत जाने दो। तो ये कितने दिन तक पहाड़ों में रहेंगे, जब सप्लाई नहीं जाएगी पहाड़ों से बाहर आएंगे, बाहर आके लड़ना पड़ेगा, बाहर आके लड़ेंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज़्यादा, तो अपने हरा देंगे इनको आराम से। दशहरे का दिन आता है,
1582 की बात है, लगभग अक्टूबर का महीना। दशहरे पे हथियारों की पूजा की गई। हथियारों की पूजा करने के बाद में युद्ध किया करते थे। तो अब चर्चा हुई कि इन 4 चौकियों में से कहाँ पर हमला किया जाना चाहिए। देसूरी पे करें, देबारी पे करें, दिवेर पर करें या देवल पर करें। ज़्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा था, सुल्तान खान बड़ा सेनापति था, वहाँ ज़्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। अपने को अटैक करना चाहिए देबारी पे, देसूरी पे या देवल पे, ताकि एक कोई मोर्चा खोल लेंगे, यदि फ्रंट खोल देंगे तो वहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, एक कैंप उड़ा देंगे। महाराणा प्रताप का था कि नहीं, वहीं किया जाना चाहिए, दिवेर पर किया जाना चाहिए। क्यों? वो जो आप कह रहे हो दिमाग वाली बात, कि मुगल भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि सबसे अधिक आर्मी हमारी दिवेर में, इसलिए यहाँ पर तो कभी हमला नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। और वो तो अक्सर जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तो उनके बेटे जो हैं वो उनकी साइडों में रह जाते हैं। महाराणा अमर सिंह तो उन दिनों तो राजकुमार ही थे। राजकुमार अमर सिंह ने क्या युद्ध लड़ा है वो, कहते हैं सुल्तान खान पहले तो हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, तो महाराणा प्रताप ने उसके हाथी पर भाला मारा था, जो उसके हाथी का माथा फोड़ दिया था। तो फिर वो घोड़े पर बैठ के लड़ने लगता है। तो अमर सिंह ने जब देखा कि यार पिताजी ने हाथी से तो सुल्तान खान को नीचे उतार ही दिया, तो अमर सिंह जाता है, अमर सिंह उसके भाला मारता है सुल्तान खान के, जो आर पार निकाल देता है। अब आप राजस्थान की वो देखिए, चीज़ें देखिए। युद्ध हुआ है, युद्ध में मुगलों को बुरी तरीके से हराया गया है। मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की सेना को वहाँ से भगाया है। जेम्स मेवाड़ का मैराथन कहता है उस युद्ध को। सुल्तान खान युद्ध भूमि में पड़ा है, दुश्मन का कमांडर युद्ध भूमि में पड़ा है। महाराणा प्रताप उससे मिलने के लिए जाते हैं, सामने वाले कमांडर से। दुश्मन है, मरने वाला है, आपसे अभी अभी युद्ध लड़ा है। महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है कि जिसने मुझे भाला मारा ना, मुझसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कौन पैदा हुआ जो मुझे मारे? अगले को भी तो खुद पे ये था कि यार मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार ये मर जाएगा, अपने बेटे को जब तक बुलाएंगे। भाई उन महाराणा प्रताप बेटे ने मारा था, वो कैंप में थे, तो पास में कोई दूसरा खड़ा था, उसको कहा ये है इसने मारा है। तो सुल्तान खान मरते मरते ही हंस के कहता है कि इससे तो मैं अभी भी नहीं मरूँ, जिसने मारा था वो तकड़ा ही आदमी है, उसको बुलाया जाए। फिर वो अमर सिंह को बुलाते हैं, कहते मेरा बेटा है। तो कहता यार तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो जो तुमने मेरे को मारा है। और फिर उसकी आंखें बंद होने वाली होती है, तो महाराणा प्रताप अपने बेटे कहते हैं कि इसको पानी पिलाया जाए, मरते हुए आदमी को पानी पिलाते हैं उसको। फिर भी उसके सांस नहीं निकलते हैं, तड़प रहा होता है। फिर महाराणा प्रताप कहते हैं कि इसका भाला बाहर खींचो तो खून एक साथ ही निकलेगा तो मर जाएगा, ये तो बेचारा तड़पेगा नहीं। तो इतना मोटा आदमी था वो कि उससे भाला नहीं निकला अमर सिंह से वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर लगा के खड़ा होता है, उस भाले को पकड़ के खींचता है, तब जाके सुल्तान खान की मृत्यु होती है। बैटल ऑफ दिवेर खूब सारी चीजें बताता है। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की, उसके बाद वो बाहर ही रहे। आप बैटल ऑफ दिवेर के अगले 3 साल के अंदर तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 किलों को छोड़ के महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ आजाद करवा गए थे। अकबर ने 1585 के बाद में महाराणा प्रताप पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि महाराणा प्रताप 1597 तक जिंदा रहे हैं बाद में। बिटवीन जो ईयर्स है उसमें अकबर अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अकबर कश्मीर पर अटैक कर रहा है, अकबर बंगाल पर अटैक कर रहा है, अकबर साउथ इंडिया पर अटैक कर रहा है। ऐसा क्या है कि दिल्ली के नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है, वहाँ पर आप अटैक नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके समझ में आ गया था कि उन पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी पार नहीं पड़ रही है, इसलिए 12 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही अकबर वापस अटैक शुरू कर देता है, अमर सिंह फिर लड़ते हैं। अगले 18 साल तक अमर सिंह की फिर लड़ाई है ना, तो मेवाड़ की वो लड़ाई कंटिन्यू दिखाई देती है। तो लड़ाई सच में दिमाग का खेल है, वरना यदि ये सोच के रह जाते कि नहीं यार दिवेर में ज़्यादा लोग हैं और अपने वहाँ जाके क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो नहीं लड़ पाते। सेम हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, मुगलों के पास में 5000 फौजी है। ऐसा उनका एक हिस्टोरियन ही लिखता है। भाई ये भी नहीं कि राजस्थान वालों ने कहा हमारे तो कम थे, मुगलों के ज़्यादा थे। मुगलों का एक हिस्टोरियन उस युद्ध में खुद गया था, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने एक बुक लिखी थी मुंतखबुत तवारीख, और वो मुंतखबुत तवारीख में साफ साफ जिक्र करता है कि हम 5000 थे, राणा के पास में 3000 फौज थी। राणा ने इतना भयंकर आक्रमण किया था कि हम बनास नदी के पास में 5 कोस वापस भागे थे। हमारे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई बंदा सोच लेता कि यार 3000 से कैसे लड़ेंगे, तो कैसे लड़ पाते। अच्छा, मुझे हल्दी घाटी युद्ध का तो एक बड़ा जोरदार वाक़या याद आता है कि राजा कैसे अपनी सेना में जोश दिलाता होगा। हमारे मेवाड़ में एक जगह पड़ती है केलवा, वहाँ केलवा के शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में लड़ते हैं। तो कहते हैं महाराणा प्रताप ने सुबह सुबह जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो सुबह जल्दी उठ गए थे। उस दिन उठ के वो सारे कैंप में मुख्य सेनापतियों के पास गए, उन्होंने कहा कि आज हम भयंकर वाला युद्ध करेंगे, यदि किसी को डर लगता हो तो घर चला जाए, मैं नहीं रोकूंगा,
किसी को लगता हो मौत है आज तो सामने, तो घर चला जाए। पर कोई कमांडर घर नहीं गया, सब कमांडर वहीं रहे। तो बस ठीक है, तो नहा धो के तैयार हो जाओ और चलते हैं फिर, केसरिया पहन लिया जाए। ऐसे बड़े जो युद्ध होते केसरिया साफा बांधते, केसरिया अपने आप में ब्रेवरी का प्रतीक है। तो शंकरदास जब अपनी वो पगड़ी बांध रहे थे तो कहते हैं पगड़ी बार बार गिर जाती, वो सॉरी कांच जो शीशा सामने मिरर जो था, वो मिरर, भाई मिरर में देख के तो बांधेंगे पगड़ी, वो मिरर गिर जाता, हवा चल रही थी तेज। शंकरदास वापस उसको रखते, वापस गिर जाता वापस। तो अचानक जैसे अब मैं यदि पगड़ी बांध रहा हूँ तो मेरा मुंह नीचे होगा, तो नीचे मुकर के, तो अचानक लगा कि किसी ने शीशा पकड़ लिया, भाई मैं आपके सामने शीशा लेके खड़ा जाऊँगा, लो भाई रणबीर जी बांध लो आप। तो उसे लगा हो सकता है मेरा कोई सोल्जर और जिसने पकड़ लिया, तो उसने पगड़ी ढंग से बांधी। बांधने के बाद देखा तो सामने महाराणा प्रताप मिरर लेके खड़े थे। तो शंकरदास ने कहा, अरे राजा जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपका एक सेनापति हूँ, मेरे सामने आप मिरर लेके खड़े हो गए। युद्ध जब लड़ने के लिए जाते हैं तो राजा और सेनापति कुछ नहीं होता, सब भाई होते हैं। और तुम यार युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं शीशा नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो शंकरदास के वर्ड्स है, यदि आज राणा ने मेरे माथे पर पगड़ी बंधवाने के लिए मिरर धारण किया है, मैं वचन देता हूँ तुम्हें थोड़ी देर बाद में ये मेरा माथा आपके चरणों के अंदर झुका दूंगा, मैं ये मेरा माथा आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। बहादुरी से लड़े शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में काम आए। एक राजा जब अपने सेनापतियों से इस कदर घुलता मिलता है ना, तब जाके महाराणा प्रताप बनते हैं। तो महाराणा प्रताप बहुत अलग आदमी है ना, इसलिए मतलब बंगालियों ने महाराणा प्रताप पर इतना लिखा जिसके हद नहीं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के किसी राजा पर भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोग लिखे हैं। एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक कोई बंगाल के नाटककार थे, उन्होंने महाराणा प्रताप पर कोई नाटक लिखा था। नाटक चूंकि उसमें इमेजिनेशन भी होगी, फिल्में जैसे होती है, तो उन्होंने थोड़ा इमेजिन किया कि महाराणा प्रताप की एक बेटी है, वो बचपन के अंदर ही उनसे बिछड़ गई और उसके बाद में किसी मुस्लिम सेनापति से शादी हो गई, ऐसा कुछ इमेजिन किया उन्होंने। ये बात जब बंगाल के लोगों को पता चली कि नाटक में ऐसा इमेजिन भी किया गया, उन्होंने वो नाटक रुकवा दिया था कि महाराणा प्रताप के बारे में तो सपने में भी कोई गलत कैसे सोच सकता है। बंगाल के लोगों राजस्थान नहीं, बंगाल के लोगों। आज तो फिर भी फिल्मों वाले लिबर्टी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं, ये तब की बात है जब देश में अंग्रेजों का राज था, मतलब आज से 100 बरस पहले, तब इस प्रकार की चीजें थी कि नहीं, इस प्रकार की चीजें महाराणा प्रताप के बारे में नहीं की जा सकती है। अरविंद घोष, अरविंदो का नाम सुना होगा, अरविंदो खूब दिनों तक चित्तौड़ रहे थे, केवल फील लेने के लिए कि देशभक्ति की भावना आएगी, वहाँ पर जाके आएगी यार वो देशभक्ति, राजस्थान घूमेगी, देशभक्ति वाली भावना आ सके वहाँ से। तो वास्तव में वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान वाली जो हिस्ट्री है वो इंस्पायर करती है। और यही हिस्ट्री पॉडकास्ट की भी वजह होती है। क्यों करें, क्यों सुने हिस्ट्री के बारे में, क्यों सीखें हिस्ट्री के बारे में, ताकि आज आप खुद की साइकोलॉजी बदल पाए, बेहतर कर पाए जिंदगी के लिए। जैसे ना अभी तक भी खूब सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप हार गए थे, है ना। मेरे थोड़े से कई सवाल है, शायद कोई पॉडकास्ट सुनने के बाद में उन लोगों को शायद अपना विचार बदलेंगे या कम से कम सोचेंगे तो सही। हल्दी घाटी के बैटल होती है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल होता है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, चेतक की बाहर मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के पास बलीचा नाम की जगह पे चेतक की समाधि है। युद्ध समाप्त होता है, मानसिंह जो कि मुगलों का कमांडर है वो अपने वापस चला जाता है। यदि मुगल उस युद्ध में जीते होते तो मानसिंह पीछा करता भागती हुई सेना का, सामने वाली सेना का, पर उससे किसी प्रकार का कोई पीछा नहीं हुआ, जबकि मुगलों की विशेषता थी इस प्रकार से पीछा करना उस सेना का। बदायूनी जो इस युद्ध में खुद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो कहता है कि हमारी सेना जब वापस चली गई थी गोगुंदा नाम की जगह पड़ती है हल्दी घाटी के पास में, तो हमारी सेना को रात को भी डर लगा था कि महाराणा प्रताप अटैक करके रात को नहीं मार दे। डर तभी लगता है जब आप दिन में भी हार के आए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मानसिंह वापस अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने कहा था कि मैं इनको दरबार में नहीं आने दूंगा, उसने दरबार में आना बंद करवा दिया था। ऐसे कितने राजा हुए हैं जिसने अपने विजेता सेनापति को दरबार से बाहर निकाल दिया हो? आप राजा हो, मैं आपका सेनापति हूँ, मैं आपको आके कहूँ कि राजा जी युद्ध जीता है, तो क्या आप मुझे कहोगे मुंह मत दिखाना, शाबाशी दोगे, उन्नति करोगे, मेरा प्रमोशन करोगे कुछ ना कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में अकबर खुद मेवाड़ पर हमला करने के लिए गया है। ऐसी क्या पड़ी कि बादशाह को खुद जाना पड़ गया 4 महीने बाद में। इसका मतलब बादशाह को पहले वाली डिफीट बड़ी जोरदार लगी थी, इसलिए जाना पड़ा।
अगली बार अकबर खूब प्रयास करता, उसके बावजूद नहीं पकड़ पाता महाराणा प्रताप को। फिर आपके शाहबाज खान को भेजा गया लगातार। शाहबाज खान को तो कुंभलगढ़ पे कब्जा करने के लिए भेजा गया और शाहबाज खान को कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मुझे मुंह मत दिखाना। तो उसने बेचारे ने दिखाया भी नहीं था, वो पंजाब चला गया था। और एक बार जब मिलने के लिए आया तो अकबर के जो दरबारी थे उन्होंने उसको नीचा खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा और नहीं किया। तो वो बड़ा यूँ तड़फता है कि यार मेरा डिमोशन कैसे कर दिया आपने। तो डिमोशन कब होता है? जब आप हार के आते हो। रहीम जी का नाम सुना आपने? रहीम जी, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, वो अकबर के कमांडर है, महाराणा प्रताप से लड़ने गए थे। उनके पूरे परिवार को महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह गिरफ्तार कर लेता है, महिलाओं को और सबको गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के सामने लेके जाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि नहीं, युद्ध के मैदान में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं, इन महिलाओं को वापस छोड़ के आइए। मिर्जा वो जो रहीम जी थे, खाना रहीम जी जो थे, उस दिन कहते हैं कि दुश्मन की महिलाओं के साथ कोई इतना बर्ताव करे वो महाराणा प्रताप है। मैं नहीं जानता मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी। महाराणा प्रताप तुम्हें युगों युगों तक भारत के लोग याद करते रहेंगे। मॉरल कैरेक्टर क्या था वो महाराणा प्रताप सिखाते हैं। वाह। है मतलब युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार है, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीज़न बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे नहीं। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ। उनका नहीं, राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। कोई जनता इस कदर दीवानी होगी 500 बरस बीत जाने के बाद भी उस आदमी को याद करे, तो बड़े गजब एग्जाम्पल है। अच्छा, उन दिनों में जब बंदे महाराणा प्रताप के युद्धों के लिए याद किया जाता है, राजस्थान भारत में अच्छी पेंटिंग्स में से राजस्थान की पेंटिंग्स है, उनमें मेवाड़ की पेंटिंग्स बड़ी शानदार। मेवाड़ की पेंटिंग महाराणा प्रताप के समय शुरू होती। चावंड जब उनकी राजधानी थी, वहाँ पर निसारदीन जो उस समय ढोला मारू का चित्र बनाता है। दो चीज़ें, एक तो निसारदीन का महाराणा प्रताप के दरबार में होने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप सेकुलर है, वो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं करते। इससे भी पता चलता है कि उनका एक सेनापति जो हाकिम खान सूर था। तो दूसरा ये कि युद्धों के बीच में भी उस आदमी को कला में रुचि थी, वो आर्ट लवर था। उन्होंने वहाँ वो लिखवाई चक्रपाणी मिश्र से, उन्होंने उस समय किताब लिखवाई थी, विश्व वल्लभ हॉर्टिकल्चर की बुक है, बगीचों पे पेड़ पौधे कैसे लगाए जाने चाहिए, इस पे महाराणा प्रताप बुक लिखवा रहे हैं। पर महाराणा प्रताप की वो साइड कोई ला ही नहीं पाए कि वो साइड ये। भामाशाह का नाम सुना होगा आपने? भामाशाह क्यों याद करते हैं भामाशाह? आज भी कोई डोनर होता है तो उसको कहते हैं वो तो भामाशाह है, देश में कहा जाता है। महाराणा प्रताप के साथ एक सेनापति थे, डोनर थे, उनका छोटा भाई था ताराचंद। शाहबाज खान ने मालवा से जब ताराचंद वापस लौट रहा था, एक लड़ाई में ताराचंद घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप को अपने एक सेनापति की मृत्यु का इतना दुख होता है कि शाहबाज खान से वापस बदला लेने के लिए जाते हैं, मालवा की तरफ मुगलों के सारे कैंप उड़ाते हैं और मुगलों का सारा वहाँ से धन लेके आते हैं। आप अपने सेनापति के लिए, आप अपनी जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए जब लड़ते हैं ना, तब आपको हिस्ट्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपको लोग वैसे याद रख लेते हैं। ये बात तो वाकई में बड़ी खूबसूरत इन्होंने कही है, लेकिन मसला ये है ना कि काम कम किया जाता है और गिनवाया ज़्यादा जाता है ना, तो इस वजह से फिर लोग भी उतना ही याद रखते हैं। बट आज की जितनी भी हम लोगों ने बातें सुनी जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, मैं एक चीज़ सोचती थी और हूँ भी, बट अब तो काफ़ी हद तक मुझे ये चीज़ समझ भी आ चुकी हुई है कि ये जो आक्रमण है ये डिफरेंट फॉर्म में हमेशा हर टाइम में होते हैं। बिल्कुल, ये टाइम के अकॉर्डिंग उनकी फॉर्म चेंज होती है। अदरवाइज हम लोग जिस तरह से देखते हैं कुछ अर्सा सुकून रहता है। जैसे बीच में उन्होंने बोला कि अगर जैसे एक जगह पर उनको जो कैसे बोलते हैं थोड़ा सा मुंह की खानी पड़ी और वो युद्ध नहीं जीत पाए, तो उसके बीच में फिर 12, 20 या 15 साल का गैप आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से कोशिश कर दी जाती है। देखें, युद्ध के बाद कुछ अर्सा तो शांति जो है वो रहती ही रहती है, ताकि अपने आप को सक्षम बनाया जाए, अपने आप को दोबारा से जो है वो सक्षम बनाया जाए। और सक्षम बनने का कोई मूवी थोड़ी है कि भाई अगली फ्रेम में जो है आप सक्षम बनकर दोबारा वापस आ जाएंगे। उसके लिए एक अच्छा खासा जो है वो अरसा लगता है उस चीज़ को। अभी जैसे स्टार्टिंग में जो है मोहम्मद गौरी की बात की गई और साथ में जो है नायका देवी जो है उनकी बात की गई, तो भाई वाकई में उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो रही कि उन्होंने गुजरात की तरफ जो है वो एंटर जो है वो नहीं होने दिया और जो है गौरी को वहाँ से भी जो है वो वापस जाना पड़ा। तो देखा जाए तो उन्होंने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि भाई हिस्ट्री में ना बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरो हैं
जिनका लोगों को पता ही नहीं होता कि यार उन्होंने जो है वो क्या किया। वो तो इसी तरह कोई सामने बात आ जाए या उस इलाके के लोग हों वो जो है वो सामने बात लेकर आए तो लोगों को पता चलता है, वरना अमूमन जो है पता ही नहीं होता किसी को भी। और आज के पॉडकास्ट में यही चीज़ जो है वो बार बार डिस्कस की जा रही है कि बहुत सारे अनसंग हीरोज़ का तो जिक्र है ही नहीं, और जिन हीरोज़ का जिक्र है उनकी भी बहुत सारी साइड फिक्शनल आपको दिखा दी जाती है मूवीज़ के थ्रू। उसको प्रॉपर उस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता जैसे कि किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो कि डिस्कशन में भी पता चलती है कि महिलाओं को हमेशा से बड़ा एक अपने लिहाज से पुरुष जो है वो वीक समझता है, तो इस वजह से वो आक्रमण का भी जो चीज़ जिस तरीके से उसने डिसाइड किया। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आप अपनी नीति दिखाते हो वहाँ पर, क्योंकि वाकई में मुझे लगता है कि दुनिया में जंगें या कोई भी काम जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करते या आपकी दिमाग की गेम उस तरीके से नहीं चल रही होती, आपके पास चाहे जितनी मर्जी बल हो, जितनी मर्जी ताकत हो, आप वो जंग वो युद्ध नहीं जीत सकते। इसमें तो कोई शक नहीं कि भैया आपको जो है ना एक तो यूनिटी, आपके आसपास के जो हैं राज्य उनके साथ आपका जो है वो होना चाहिए। और जहाँ तक मूवीज़ की जो है वो बात की जाती है तो भाई मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई मूवीज़ जो है ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा फिक्शनल करके और उनमें मिर्च मसाला जो है वो ऐड करके दिखाई जाती है ताकि ऑडियंस जो है ना वो उस चीज़ को इंजॉय जो है वो करे। वरना अगर आप कहें ना कि सोर्स अगर आप कहें मूवीज़ हैं हिस्ट्री का तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम पद्मावत की भी अगर बात करें यहाँ पर तो पद्मावत का भी बाद में कहा जाता है कि भाई जो पद्मावत जो हैं उनका जो एक टेन्योर था और जो खलीजी का टेन्योर है उसके बीच टाइम डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसे जो है वो एक फिक्शनल मूवी के तौर पर जो है लोगों को दिखाया गया, लोगों ने उस चीज़ को जो है वो पसंद भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो है ना मूवीज़ को कभी सोर्स नहीं मानना चाहिए। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के तौर पर देखें, आपको बहुत मज़ा आता है, हम भी देखते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। बिल्कुल। एनीवेज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ कल, और तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।